हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग बंगाल के नाव के बारे में। यह कहानी की तरह याद हो जाएगा। इसी में देखेंगे हम लोग प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में होती है, जिसमें अंग्रेज बंगाल को पूरी तरह से जीत लेता है। इसी में देखेंगे बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है, जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से भारत को लगभग जीत लेता है। ये देखेंगे। इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले तो देखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से यूरोपीय कंपनी भारत में आती है और उसमें जो शक्तिशाली के रूप में उभरती है वो होती है ब्रिटिश यानी अंग्रेज होता है, और बाकी जो पुर्तगाल, डच और डेन और फ्रांस इस शक्तियों को समाप्त कर देता है अंग्रेज। और पिछले वीडियो में हम लोग ये सब देखे थे। भारत में अगर देखें तो यहाँ पे गुजरात, दक्षिण भारत और यहाँ पे अजमेर हो गया, आगरा हो गया, इस सब में अंग्रेजों की कोठी होती है। और इस समय मुगल काल जो होता है, इस समय जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले 1700 में ही औरंगजेब जो था वो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का यहाँ का बंगाल होता है जो समुद्र किनारे होता है, तो बंगाल का दीवान बना देता है। तो औरंगजेब 1700 में ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बना देता है, और 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है कौन? मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। और जब नवाब बन जाता है तो यह मुर्शिद कुली खां इजारेदारी प्रथा की शुरुआत करता है। इजारेदारी प्रथा क्या होता है? इजारेदारी प्रथा में क्या होता है कि जमीन जो होता था वो ठेके पर दे दिया जाता था, और ठेके पर देने के बाद जो उसे रुपया मिलता था, जो ज्यादा अधिक रुपया देता था उसी को दे दिया जाता था जमीन। इसे ही हम इजारेदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। यह कौन लाया था? तो यह मुर्शिद कुली खां लाया था। इसके बाद यह जो दो शासक था वो उतना योग्य शासक नहीं होता है। यह सुजाउद्दीन और सरफराज का योग्य शासक नहीं होता है, लेकिन अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और ये सब थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुजाउद्दौला यह आया गया, कुछ काम ही नहीं किया, तो क्या पढ़ना है। इसके बाद सरफराज खां का देखते हैं। सरफराज खां जो 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज खां की हत्या कर देता है, और बंगाल का नाम कौन बन जाता है? तो वो अलीवर्दी खां बन जाता है। तो अलीवर्दी खां बंगाल का नाम बन जाता है गिरिया के युद्ध में, यानी कि युद्ध के बाद 1740 ईस्वी में। तो अलीवर्दी खां एक योग्य शासक होता है। यह दूरदर्शी व्यक्ति था। यह अंग्रेजों की कूटनीति को अच्छी तरह से समझता था। इसको पता था कि अंग्रेज को अगर ज्यादा छूट दिया जाए तो वो सर पर चढ़ जाएंगे। तो अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था, और यह इसका एक कथन है, अलीवर्दी खां का एक कथन है कि अंग्रेज उस मधुमक्खी के समान है कि जैसे अगर न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे, अगर उसे छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार देंगे। तो किसका कथन है? वो अलीवर्दी खां का कथन है। अलीवर्दी खां का 3 पुत्रियां होती है, इसका एक भी पुत्र नहीं होता है। 3 पुत्रियों में एक पुत्री का विवाह कर देता है ढाका में, जो आज के समय बांग्लादेश में है, और एक का पूर्णिया में, और एक का पटना में। जो पटना में था उसी से होता है सिराजुद्दौला, जो कि इसका नाना लगता है। सिराजुद्दौला का नाना कौन होता है? अलीवर्दी खां। तो सिराजुद्दौला का पहले से ही समझा चुका रहता है कौन? अलीवर्दी खां की अंग्रेजों की कूटनीति पर अच्छी तरह से ध्यान देने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति बहुत ही खतरनाक होती है, उसको ज्यादा छूट नहीं देने के लिए। तो अलीवर्दी खां का पूरा बात मानता था कौन? सिराजुद्दौला अच्छी तरह से मानता था। तो हम देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध होता है, जो 1757 ईस्वी में होता है प्लासी का युद्ध। यह क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अंग्रेज आता है सिराजुद्दौला के पास कि हमें एक किला बनाने दीजिए ताकि हम व्यापार करेंगे, जो भी सामान होता है उसको हम किले में रखेंगे। तो यह सिराजुद्दौला बनाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में होता है क्या कि ठीक है बनाइए, लेकिन उसको ज़्यादा दीवार मोटा मत दीजिएगा, पतला ही दीजिएगा। तो बोले कि ठीक है हम बनाएंगे, और तो यह बनाने लगता है बंगाल में फोर्ट विलियम। तो अंग्रेज जो था वो फोर्ट विलियम बनाने लगता है। फोर्ट मतलब किला, और विलियम जो अंग्रेज का जो शासक होता है इंग्लैंड में, उसका नाम था विलियम। तो फोर्ट विलियम की बनाने लगता है, और जब यह सिराजुद्दौला को पता चलता है कि जो फोर्ट विलियम बन रहा है वो बहुत ही मोटा दीवार बन रहा है, लगता है कि यह युद्ध के लिए बनाया जा रहा है, तो यह सिराजुद्दौला उस पर आक्रमण कर देता है, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। अभी बन ही रहा था तो सिराजुद्दौला उस पर आक्रमण कर देता है और उसको तोड़ देता है। आक्रमण करने के बाद वहां से जितना भी अंग्रेज था उस सबको पकड़कर एक जेल में बंद कर देता है। लगभग 146 व्यक्तियों को जेल में बंद कर देता है। 146 अंग्रेज को वो बंद कर देता है, और अगली सुबह जब होती है तो उसमें से मात्र 23 ही व्यक्ति यानी 23 ही अंग्रेज बचता है।
ऐसे अंग्रेज बचता है। इतना एक जेल होता है जो एक कोठरी के समान होता है, एक छोटा कमरा होता है, उसमें एकदम ठूस ठूस कर सिराजुद्दौला उसमें ठूस ठूस कर उसमें बंद कर देता है। किसको? अंग्रेज को। जगह नहीं रहता था तो उसमें कोच के एकदम, जैसे कि जगह नहीं होता था तो एक भाला से उसको ऐसे मारता था, ठीक, उसकी सेना। तो जब खुद सबसाइड हो जाएगा और कुछ जगह बन जाएगा तो फिर भर देता था। इस तरीके से लगभग 146 व्यक्तियों को यह बंद कर देता है। जब अगली सुबह होता है तो उसमें से मात्र 23 ही व्यक्ति जिंदा बचता है। इस 23 व्यक्ति में से एक था इतिहासकार जिसका नाम था जेड हॉलवेल। यह भी इसी में फंस गया था, 23 व्यक्तियों में, लेकिन वो बच गया, इतिहासकार था। वही यह कथन बताया है। तो जब यह उस जेल से सुबह में निकला तो सीधा भाग गया इंग्लैंड और बोला वहां जाकर कि सिराजुद्दौला बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है, सिराजुद्दौला बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। एकदम पूरा रहम भी नहीं करता था, एकदम छोटा सा कमरा में इतना लोगों को यह ठूस दिया और इसमें से लगभग 123 लोग अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। तो यह अंग्रेज जब इंग्लैंड से आता है कहाँ पे? तो मद्रास में। मद्रास में अंग्रेजों का हेड ऑफिस था और वहां जब पता चलता है तो वहां से एकदम एक सेना आती है सिराजुद्दौला के पास कि कौन है सिराजुद्दौला। एकदम सेना आती है और वहां से अंग्रेज आता है, देखता है कि 1 लाख फौज है किसके पास? सिराजुद्दौला के पास। घूम जाता है वहीं से। सिराजुद्दौला बोलता है इधर आओ इधर आओ, क्या हुआ, क्यों आए हो? तो हम ऐसे ही आए थे यहाँ पे देखने के लिए, मौसम का हाल पता करने के लिए। ये खूब अच्छी तरह से समझता था सिराजुद्दौला, क्योंकि पूरा सिखाया हुआ किसका है? अली वर्दी खान का पूरा सिखाया हुआ है सिराजुद्दौला का। तो अंग्रेज सोचा कि इसको तो ताकत से नहीं हराया जा सकता है, इसको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तेज, अंग्रेज तो तेज था ही सब। तो यह क्या किया कि सिराजुद्दौला के आंतरिक कलह की स्थिति के बारे में देखा कि इसके घर में आंतरिक कलह की स्थिति है, क्योंकि इसकी जो मौसी थी वो घसीटी बेगम, वो उसका बेटा शासक बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। और इसका एक सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था। यह सोचता था कि हम नवाब बनेंगे, बंगाल का नवाब हम बनेंगे। तो इसके धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। जब उधर से अंग्रेजों की सेना आती है और इधर से मीर जाफर की सेना लेकर जाती है युद्ध करने के लिए। तो इससे पहले अंग्रेज जो था सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी व्यक्ति था वो सबको अपने ओर कर लेता है, चाहे इसकी मौसी हो चाहे मीर जाफर हो, इस सबको क्या करता है अंग्रेज अपनी तरफ कर लेता है। और उसके बाद युद्ध छेड़ देता है जिसमें मीर जाफर को मिल जाता है कि भाई तुम ही लड़ो। तो यह क्या करता है कि सिराजुद्दौला को वापस भेज देता है कि आप जाइए, हम यहाँ पर युद्ध देख लेंगे। और यहाँ पर किसका जीत हो जाता है? अंग्रेज का जीत हो जाता है। और जीत होने के बाद यह सिराजुद्दौला जब वापस जाने लगता है तो मीर जाफर बोल देता है अंग्रेज को कि आप इसको मार दीजिए, वो गया। तो यह घटना थी, ठीक। तो इसे हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं? प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्लासी का युद्ध एक धोखा के कारण हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, 1757 में। और हम आपको जो बताए थे 146 व्यक्तियों में से 23 व्यक्ति बचा था। इसे हम किस नाम से? काल कोठरी की त्रासदी के नाम से जानते हैं या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो काल कोठरी की त्रासदी था वो 1756 में होता है, 1756 में होता है। लेकिन प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। इस तरह से बंगाल पर विजय किसका हो जाता है? अंग्रेजों का, सिराजुद्दौला। इसके बाद वो नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। तो मीर जाफर जो था वो अंग्रेज का कठपुतली ही था। अंग्रेज का क्या था? कठपुतली ही था। और अंग्रेज के इशारा पर इशारा काम करता था। लेकिन मीर जाफर देखा कि कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहा है अंग्रेज हमारे ऊपर, ये लेकिन कर भी क्या सकता था मीर जाफर। तो कुछ समय बाद मीर कासिम आता है जो कि मीर जाफर का दामाद होता है। मीर कासिम बोलता है अंग्रेज से कि आप हमें नवाब बना दीजिए, हम इससे ज्यादा आपको पैसा देंगे, ज्यादा टैक्स देंगे, ज्यादा टैक्स उसीने के लिए बोलेंगे, ज्यादा आपको मुनाफा देंगे। तो अंग्रेज बोला कि ठीक है, तो मीर कासिम तुम नवाब बन जाओ। इसको मीर जाफर को हटा देता है और नवाब किसको बना देता है? अंग्रेज। तो वो मीर कासिम को नवाब बना देता है। मीर कासिम योग्य शासक था। किसके तुलना में? तो मीर जाफर की तुलना में मीर कासिम क्या था? योग्य शासक था। इसको अच्छे से पता था कि अंग्रेज अपने हिसाब से मुझे चलाएगा, ठीक। तो यह मीर कासिम जो था वो लेके चला जाता है राजधानी मुंगेर में। पहले राजधानी मुर्शिदाबाद में होती है, यह राजधानी लेके चला जाता है मुंगेर में और वहां पर लगा बम बारूद बनाने। आप लोगों को पता होगा मुंगेर के बारे में। तो वहां पर बम बारूद बनाने लगा। जब यह पता चलता है अंग्रेजों को तो यह क्या करता है अंग्रेज
कि बोलता है कि यार ये तो बहुत ही, कासिम तो बहुत ही तेज व्यक्ति निकला। तो यह क्या करता है कि फिर से मीर जाफर का कि यार मीर जाफर ही ठीक था, तो फिर से मीर जाफर को यहाँ का शासक बना देता है। मीर जाफर को शासक बना देता है और मीर कासिम से युद्ध करने के लिए निकल जाता है सेना, अंग्रेजों की सेना। और तब तक मीर कासिम वहां पे चला जाता है दिल्ली में। दिल्ली में शासक होता है किसका, तो उस समय उत्तरवर्ती मुगल काल होता है, जिसमें शासक होता है, राजा होता है वो शाह आलम द्वितीय होता है। शाह आलम द्वितीय से बोलता है कि आइए हम लोग अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। उसके बाद उधर से शाह आलम द्वितीय की सेना आती है और रास्ते में यूपी में जो अवध है वहां सुजाउद्दौला जो नवाब होता है उसको बोलता है कि आप आइए हमारे साथ दीजिए और अंग्रेजों को हराया जाए। और खुद मीर कासिम, यह तीनों मिलकर तिलकुट सेना का निर्माण करता है और तीनों आ जाता है युद्ध करने के लिए। और इधर से अंग्रेज का सेना जाता है युद्ध करने के लिए। दोनों का मिलन होता है बक्सर में, और बक्सर में युद्ध होता है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। तो 1764 ईस्वी में होता है किसका युद्ध, तो वो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाता है। ठीक, अंग्रेज क्या होता है उसमें जीत जाता है और तीनों मेन राजाओं को हरा देता है। तब से कहा जाता है कि पूरा भारत पर अंग्रेजों का फैल जाता है साम्राज्य। ठीक, इसके बाद अगर ये सब हम लोग अगर देखें तो निजामुद्दौला ये सब उतना योग्य शासक नहीं रहता है, सैफुद्दौला योग्य शासक नहीं रहता है, मुबारकुद्दौला योग्य शासक नहीं होता है। इसके बाद अंग्रेज बक्सर के युद्ध के बाद द्वैत शासन की स्थापना कर देता है। द्वैत शासन क्या होता है कि इसमें दो तरह के शासन होता है। एक जो भी पैसा का लेन देन या टैक्स वगैरह का जितना भी चीज था वो अंग्रेज अपने हिसाब से करता था, और ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनाना है, ग्रामीण के जितना भी क्षेत्र था वो दे देता था, किसको, नवाब को दे देता कि आप बनाइए। इसे हम क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। दो तरीका का शासन, दो तरह का शासन। तो ये था बंगाल के नवाब के बारे में। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।